हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल ओनली एक्सीलेंस। सो आज हम देखेंगे अपना जो हमने 2017 का जो हमने क्वेश्चन पेपर सॉल्व किया था सीसैट का। हमने केवल आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड किया था, हमने उसका रीजनिंग पार्ट छोड़ा हुआ था, ठीक है। बिकॉज काफ़ी टॉपिक्स हमें कवर करने थे उसके पहले, बट अभी हमने डाइस कर लिया है, काउंटिंग ऑफ फिगर्स कर लिया है, एंड रिसेंटली हमने अपना रीजनिंग का जो आपका दूसरा टॉपिक है वो भी कंप्लीट किया। मतलब टोटल मिला के 3 टॉपिक्स आपके फिनिश हो चुके हैं रीजनिंग में। सो आपका अभी जो मेन कुछ है वो सिटिंग अरेंजमेंट्स हो गया और आपका ग्रुप्स का ग्रुपिंग का हो गया है, लाइक वेन डायग्राम, ये सब बचा हुआ है। वेन डायग्राम तो आपका क्वांटिटेटिव में ही आ जाएगा, बट इट्स बिट ऑफ रीजनिंग, मोर ऑफ रीजनिंग। सो वो सब करेंगे। बट उससे पहले जो हमारा क्वांटिटेटिव जो आपका 2017 का सीसेट का जो क्वेश्चन पेपर था यूपीएससी के प्रीलिम्स का, उसका हम आज रीजनिंग पार्ट देख लेते हैं। आज हम कर लेते हैं एनालिटिकल रीजनिंग का भी, उसका सॉल्व कर लेते हैं, जिसलिए आपका एक पेपर क्लियर हो जाएगी। फिर उसके बाद हम पैसेजेस पे आएंगे, ठीक है। एंड बिफोर स्टार्ट आई वुड लाइक टू जस्ट से कि हम आज जो क्वेश्चंस करेंगे वो टिपिकल आपके जो एनालिटिकल रीजनिंग के वो क्वेश्चंस करेंगे हम। ये आपके पैसेज या स्टेटमेंट और जो डिसीजन मेकिंग है उन सब से, या कंक्लूजन बताना है जो स्टेटमेंट के बेस पे, उसको अभी हम नहीं करेंगे, वो पढ़ने के बाद हम उसको करेंगे, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस। सो हम स्टार्ट करते हैं, ठीक है, अपना द चैनल ओनली एक्सीलेंस में हम अपना रीजनिंग का स्टार्ट करते हैं, एनालिटिकल रीजनिंग का, ठीक है। आप लोगों को कहीं भी कुछ भी प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ डोंट हेजिटेट टू आस्क, ठीक है। आप कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिए, आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। वी आर ऑलवेज लव टू रिप्लाई एंड ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपके रीजनिंग का, दैट इज इफ सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडेज, ध्यान से सुनिएगा, मैं आपको क्वेश्चन बोलूंगी, उसके बाद हम यहाँ पे उसको सॉल्व करेंगे। इफ सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडेज एंड ऑल द संडेज आर टेकन एज ओनली हॉलीडेज फॉर एन ऑफिस, अगर किसी ऑफिस में दूसरा और चौथा शनिवार एंड सारे जो इतवार हैं, सारे संडेज हैं, वो आपके केवल वही हॉलीडे हो, मतलब कोई आपके जो अदर छुट्टियां होती है ना, नो क्रिसमस डे, नो 15th अगस्त, नथिंग, आप कुछ भी नहीं मानिए, कोई त्यौहार नहीं, नो रक्षाबंधन, केवल यही 2 हैं। क्या बोला कि सेकेंड एंड फोर्थ सैटरडे सारे, ठीक है, एंड ऑल संडेज, ये आपके मंथ में टोटल आपके हॉलीडेज बोला गया है, ठीक है। तो बोल रहा है व्हाट वुड बी द मिनिमम नंबर ऑफ पॉसिबल वर्किंग डेज ऑफ एनी मंथ ऑफ द ईयर। अब आपसे पूछा कि मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ वर्किंग डेज, तो जब आपको मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज निकालना है, इसका मतलब कि महीने में जितने कम से कम दिन हो, उस महीने में जिसमें सबसे कम दिन हो वो लेके चलिए, ठीक है। अगर आप अगस्त का निकालते हैं तो अगस्त में 31 डेज होते हैं। आप अगर जून का निकालते हैं, जून में 30 डेज होते हैं। तो उन सब में चांसेस रहता है कि ज़्यादा हॉलीडेज पड़े, लेकिन कम भी पड़ सकते हैं, ठीक है। मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज निकालना है तो सबसे पहले तो वो मंथ लीजिए जिसमें मिनिमम नंबर ऑफ डेज हो, ठीक है। तो हम लेंगे फेब्रुअरी, वो भी फेब्रुअरी कौन सी लेंगे, जो लीप ईयर ना हो, 28 डेज वाली फेब्रुअरी। तो फेब्रुअरी में हो गए 28 डेज, ठीक है। अब हम आपका सैटरडे या संडे, मतलब हमें ये देखना है कि ज़्यादा से ज़्यादा हॉलीडेज आ सके। तो ज़्यादा से ज़्यादा हॉलीडेज कैसे होंगे कि अगर हम ये मान लें कि फर्स्ट आपका फर्स्ट जो है फर्स्ट डे वो सैटरडे या संडे हो जाए, तो आपका हॉलीडे ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। मतलब पहली तारीख ही आपकी शनिवार हो गई, तो ठीक है, फर्स्ट आपकी सैटरडे हो जाएगी, देन सेकंड संडे हो जाएगी, सेकंड आपकी संडे हो जाएगी, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट सैटरडे है, सेकंड संडे है, देन आपका 7 ऐड करिए फर्स्ट में, यानी 8th, ठीक है, ये हो जाएगा, 9th हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला आपका, मतलब ये जो होगा फर्स्ट जो होगी आपकी वो फर्स्ट सैटरडे होगी, ठीक है। सेकंड जो होगा वो संडे होगा, तो ये सेकंड वाला आपका संडे काउंट हो जाएगा क्योंकि ऑल संडेज कह रहा है, लेकिन फर्स्ट का सैटरडे काउंट नहीं होगा, ठीक है। तो अगला सैटरडे कब पड़ेगा, 8 को, उसके बाद अगला सैटरडे पड़ेगा 8 और 7 15 को, उसके बाद अगला सैटरडे पड़ेगा आपका 15 और 7 22 को। सैटरडे निकालिए, संडे ऑटोमेटिकली निकल आएंगे,
ठीक है। तो 22 को, और फिर अगला सैटरडे आपका पड़ता है 29 को, जो कि फरवरी में होगा ही नहीं क्योंकि आपने 28 डेज लिए हुए हैं, ठीक है। तो अब देखिए आपके कितने सैटरडे हो गए, फर्स्ट हो गया 1 को, दूसरा हो गया 8 को, तीसरा 15 को, और फोर्थ 22 को। टोटल 4 सैटरडे है, लेकिन इनमें से छुट्टियां कितनी हैं? छुट्टियां आपकी केवल 2nd और 4th है, यानी 2 सैटरडे आपके जुड़ गए छुट्टी में, ठीक है। 2 सैटरडे मिल गए। और संडे कितने हैं? 1, 2, इसके 15 के बाद वाला 3 और 22 के बाद वाला 4, 4 संडे मिल गए आपको, ठीक है। तो +4 कर दीजिए, यानी टोटल 6 हॉलीडेज मिल गए। तो जब टोटल 6 हॉलीडेज मिल गए और नंबर ऑफ वर्किंग डेज 28 हैं, सॉरी नंबर ऑफ डेज 28 हैं, तो मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज के ये मैक्सिमम है, इससे ज़्यादा हॉलीडेज आपको नहीं मिलेंगे अगर ये कंडीशन दी हुई है, ठीक है, जब आपने मंथ मिनिमम वाला लिया हुआ है, ठीक है। तो अगर 28 डेज हैं एंड 6 दिन छुट्टी के बीत गए तो मिनिमम नंबर ऑफ वर्किंग डेज कितना होगा? 22। इससे कम वर्किंग डे नहीं हो सकता है, ठीक है, क्योंकि आपने जो मंथ लिया है वही 28 डेज का लिया है, प्लस आपने सैटरडे से स्टार्टिंग ले लिया है, तो आपका फर्स्ट, आप अगर संडे से लेते हैं तो भी वही केस होगा, ठीक है, क्योंकि एनी हाउ 1st और 3rd तो आपका काउंट हो नहीं रहा है या 5th काउंट हो नहीं रहा है, तो उसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा? 22। इसमें आंसर है आपका 22, यस, द आंसर इज बी 22, ठीक है। अगला है हमारा 4 टेस्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी टू बी कंडक्टेड ऑन 4 कंसेक्यूटिव डेज। क्या कह रहा है कि 4 टेस्ट हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी, जिनको 4 लगातार दिनों में करना है, ठीक है, लगातार डेज में करना है, कंसेक्यूटिव डेज में करना है, ठीक है। क्या कह रहा है कि 4 टेस्ट, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स एंड बायोलॉजी आर टू बी कंडक्टेड ऑन 4 कंसेक्यूटिव डेज, नॉट नेसेसरली इन द सेम ऑर्डर। जब भी कभी ऐसे क्वेश्चंस आए तो सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है कि क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है, ठीक है, क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ना है। इसका मतलब ये नहीं कि सारा टाइम क्वेश्चन को ही पढ़ने में बिताना है, क्वेश्चन पढ़ के इमीडिएटली उसको समझिए क्या कह रहा है और लिखते जाइए। फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी, जब भी लिखिए पूरा मत लिखिए, केवल आप शुरू के उसके लेटर्स लिखिए, ठीक है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी। अब ये कह रहा है कि चारों टेस्ट 4 दिन में लगातार दिनों में कंडक्ट करने हैं। जरूरी नहीं है कि ये इसी क्रम में रहें, जरूरी नहीं है कि फिजिक्स पहले हो, फिर केमिस्ट्री, फिर मैथ्स, फिर बायो, ऐसा भी हो सकता है बायो पहले, मैथ्स बाद में, केमिस्ट्री बाद में, उसके बाद फिजिक्स, ठीक है, ऐसा कुछ भी क्रम हो सकता है इसका। क्या कह रहा है? द फिजिक्स टेस्ट इज हेल्ड बिफोर द टेस्ट विच इज कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी, ठीक है, ध्यान सुनिए, जब भी आप सेंटेंस अपने मन में पढ़ेंगे तो उसको लिखते जाइए। फिजिक्स टेस्ट इज कंडक्टेड बिफोर द टेस्ट, तो यहाँ पे वो टेस्ट आएगा विच इज कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी, आफ्टर बायोलॉजी, यानी ये जो टेस्ट है ये बायोलॉजी के बाद होगा, तो या तो यहाँ बायोलॉजी आ जाएगी या यहाँ बायोलॉजी आ जाएगी, ठीक है, बायोलॉजी की 2 पोजीशन हो गई, ठीक है, क्योंकि फिजिक्स टेस्ट इज कंडक्टेड बिफोर द टेस्ट विच इज कंडक्टेड आफ्टर बायोलॉजी, तो यहाँ पे रखते हो पहले बायोलॉजी, फिर फिजिक्स, फिर यहाँ जो भी टेस्ट हो, केमिस्ट्री हो या मैथ्स हो, जो भी हो आपका, ठीक है, इन्हीं दोनों में से आएगा केमिस्ट्री या मैथ्स, ठीक है, बायोलॉजी या तो फिजिक्स के बाद आएगा या फिजिक्स के पहले आएगा, तो हमेशा ऐसे करिए, यहाँ पे केमिस्ट्री या मैथ्स आ जाएगा, ठीक है, यानी फिजिक्स और बायोलॉजी तो आपको पता चल गई कि ये क्या, तो केमिस्ट्री आएगी या मैथ्स आएगा और इसके पहले बायोलॉजी होगा, ठीक है। अब क्या कह रहा है? केमिस्ट्री इज कंडक्टेड एग्जैक्टली आफ्टर 2 टेस्ट आर हेल्ड, केमिस्ट्री इज कंडक्टेड एग्जैक्टली आफ्टर 2 टेस्ट, यानी केमिस्ट्री तीसरे नंबर पे होगा, तो यहाँ जब अगर यहाँ केमिस्ट्री कर दिया आपने तीसरे नंबर पे तो मैथ्स का सवाल ही नहीं, और इसके पहले है फिजिक्स और बायोलॉजी आ ही चुका है, तो मतलब यहाँ केमिस्ट्री हो जाएगा तीसरे नंबर पे, फिजिक्स बायोलॉजी में मत कंफ्यूज हो। क्या कह रहा है? विच इज द लास्ट टेस्ट हेल्ड, केमिस्ट्री तीसरा है, टोटल टेस्ट 4 हैं, तो केमिस्ट्री लास्ट हो नहीं सकता है, फिजिक्स और बायोलॉजी पहले और दूसरे नंबर पे ही रहेंगे, आखिरी हो ही नहीं सकते हैं क्योंकि ये केमिस्ट्री के पहले हो रहे हैं, यानी आखिरी कौन सा बचा आपका? मैथमेटिक्स। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा इस ढंग से करिए, ठीक है, सिंबॉलिक उसको लिखिए एंड जो स्टेटमेंट बोल रहा है उसके हिसाब से उसका पिक्चर ड्रॉ कर दीजिए, ठीक है, ऐसे में आपका गलत नहीं होगा कभी भी,
कोई भी हो, आपका सिटिंग अरेंजमेंट और इन सब में भी ऐसे क्वेश्चन है, हम देखेंगे। सिटिंग अरेंजमेंट भी लगभग इसी टाइप से होता है, हम वो भी पूरा चैप्टर पढ़ेंगे, बट फिलहाल इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे आपने जान लिया, ठीक है। अब आगे देखिए, द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी इज मोर देन दैट ऑफ सी एंड डी, यानी कह रहा है कि ए प्लस बी जो है वो सी प्लस डी से ज़्यादा है इनकम, ठीक है। इनका इनकम प्लस इसका इनकम सी की इनकम और डी की इनकम के सम से ज़्यादा है, ठीक है। द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड सी इज द सेम एज दैट ऑफ बी एंड डी, यानी ए प्लस सी सेम है बी और डी के, ठीक है। अगला कह रहा है Moreover, A earns half as much as the sum of income B and D. B and D का जितना सम है उसका आधा A करता है, यानी B plus D अपॉन 2 इज इक्वल टू A, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे A जो है वो B plus D by 2 है, तो B plus D लाने के लिए इसका मतलब ये भी B plus D by 2 हो गया, ठीक है। ये हो गया आपका, इसकी जगह आप रखिए B plus D by 2, तो C की वैल्यू कितनी आ गई, B प्लस डी बाई 2, यानी इससे आपको ये मिल गया कि A और C बराबर है, ठीक है। ऐसे साथ ही करते जाइए जो भी आए। आप क्या कह रहे हैं, हुज इनकम इज द हाईएस्ट, किसकी इनकम सबसे ज़्यादा है, A और C की बराबर हो गई, तो यहाँ पे A और C की बराबर कर दीजिए, यानी A की जगह यहाँ भी C रख दीजिए, ठीक है। अब ये पड़ला भारी है आपका, ये वाला ज़्यादा है, अब A और A तो बराबर ही है, यानी B की इनकम D की इनकम से ज़्यादा है, तो B की इनकम, तो हम D की इनकम से ज़्यादा है, हम कह सकते हैं कि B जो है उसकी इनकम सबसे ज़्यादा होगी। क्यों? क्योंकि C और A की तो बराबर आ गई है, तो इधर ये बड़ा है, इसका मतलब है कि इसकी इनकम ज़्यादा होगी उससे या आगे सभी से, ठीक है। तो B की इनकम हाईएस्ट है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। हमने कितने कर लिए, 3 क्वेश्चन कर लिए। आप देखिए कितना कम टाइम लग रहा है क्वेश्चंस को करने में। अभी आपको थोड़ा सा हो सकता है डिफिकल्टी हो रही हो, बट कंसेप्ट समझिए। एक बार ये क्वेश्चंस कर लिए, उसके बाद जब हम आपके चैप्टर्स पे आएंगे, जब आपकी ये यूनिट्स कराएंगे सारी, तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, आप इससे रिलेट कर पाएंगे कि हाँ ये क्वेश्चन हमने किया था, ठीक है। सो चलिए नेक्स्ट है आपका स्टेटमेंट का है, इसको हम यहाँ पे छोड़ते हैं क्योंकि स्टेटमेंट ट्रू है फॉल्स है कंक्लूजन क्या है ये हम बाद में देखेंगे, ठीक है। अगला देखिए, देयर आर 3 पिलर्स एक्स वाई एंड जेड, ठीक है। ये हो गया एक्स, ये हो गया वाई, ये हो गया जेड। मुझे हाइट नहीं पता है तो आप कुछ भी मानिए, ये हमने एक्स लिया, वाई लिया, जेड लिया, ठीक है। क्या कह रहा है, 3 स्पाइडर्स ए डी एंड सी स्टार्ट टू क्लाइंब ऑन दीज पिलर्स, ए बी एंड सी है, हाँ ए डी एंड सी, डी एंड सी, यहाँ पे ये स्पाइडर्स हैं जो क्लाइंब करना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है। क्या कह रहा है, इन वन चांस ए क्लाइम्स ऑन एक्स बाई 6 सेंटीमीटर बट स्लिप्स डाउन 1 सेंटीमीटर। ये कह रहा है कि ये ए जो है यहाँ से 6 सेंटीमीटर चढ़ा, ठीक है, ये 6 चढ़ा, लेकिन यहाँ पे आ गया 1 सेंटीमीटर नीचे घट के, यहाँ पे आ गया 1 सेंटीमीटर नीचे आ गया, ठीक है। सेम वे क्या कह रहा है कि B क्लाइम्स ऑन Y बाय 7 सेंटीमीटर बट स्लिप्स डाउन 3 सेंटीमीटर। D जो है ये चढ़ता है 7 सेंटीमीटर, ठीक है, 7 सेंटीमीटर चढ़ता है, लेकिन 3 सेंटीमीटर नीचे खिसक जाता है, 3 सेंटीमीटर नीचे खिसक जाता है। अगला क्या कह रहा है, Z बाय 6.5 सेंटीमीटर बट स्लिप्स डाउन 2 सेंटीमीटर। Z जो है वो आपका 6, इधर तक मत ले जाइए पूरा, 6.5 सेंटीमीटर चढ़ता है और कितना नीचे खिसक जाता है, स्लिप्स डाउन बाय 2 सेंटीमीटर, ये 2 सेंटीमीटर नीचे खिसक जाता है, ठीक है। तो अब देखिए पहला चांस दिया है आपका, ठीक है। क्या कह रहा है कि इफ ईच ऑफ देम रिक्वायर्स 40 चांसेस टू रीच द टॉप ऑफ द पिलर्स, अगर यहाँ पहुँचने के लिए या जो भी आपकी हाइट हो, यहाँ पहुँचने के लिए 40 चांस चाहिए सबको, 40 चांस, तो कह रहा है शॉर्टेस्ट पिलर की हाइट क्या है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे अच्छा क्या है कि भाई 40 चांस में सब कितना चढ़ जाएंगे, देख लीजिए कि कौन कितनी डिस्टेंस चढ़ा। 40 चांस में टॉप पे पहुंच जाएंगे सारे, तो सारे 40 चांस में कितना चढ़ जाए आपने अगर ये निकाल लिया तो आपकी पिलर की हाइट मिल जाएगी, भाई किस पिलर की कितनी हाइट है, ठीक है। तो पहले इसका देखिए, ये 40 चांस में कितना चढ़ेगा, पहले चांस में ये कितना चढ़ गया है, 6 चढ़ गया है, बट 1 नीचे खिसक आया है, यानी एक चांस में ये कितना चढ़ पाता है, 5,
6 चढ़ा, एक नीचे खिसका, यानी 5 बचा। तो एक चांस में 5 चढ़ता है, तो चांस कितने बचे हैं? 40 माइनस 1 करेंगे आप, एक चांस तो चला गया, एक चांस में ये 6 चढ़ लिया, ठीक है। फिर जब नीचे खिसका तो मतलब ये हर चांस में कितना चढ़ रहा है? 5, बाकी के चांसेस में कितना है? 5 चढ़ रहा है। तो 5, तो 39 इंटू 5 कर देंगे आप, देखिए कितना हो जाएगा। 39 इंटू 5 जब आप करेंगे तो कितना आ जाएगा? 30, 150, 9 5 आपका 45, 195 और 6 कितना हो जाता है? 195 एंड 6 हो जाएगा आपका 201, ठीक है। अब अगला देख लीजिए, इतना ही आएगा ना, 195 9 4 45, यस 195 यानी 201। इसका देखिए कितना होगा? सेम वे, कितनी हाइट, ये हर बार में कितनी पे चढ़ता है? पहली बार में तो ये 7 चढ़ गया ना, फर्स्ट चांस में ये 7 चढ़ गया, बाद में वो 3 खिसका, तो 7 तो ये चढ़ गया, 7 तो चढ़ गया ये दूसरा वाला। अब ये 3 खिसक रहा है, यानी एक बार में ये जो डिस्टेंस करेगा वो 7 माइनस 3 यानी 4 कर लेगा। चांस कितने हैं इसके पास बचे? 39 चांस है, तो 39 इंटू 4 कर दीजिए। तो 39 इंटू 4 कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा आपका? 39 इंटू 4 आपका कितना हो जाएगा? 34 जा 120 एंड 9 4 जा 36 यानी 156। तो 156 एंड 7 ये हो गया, कितना हो गया आपका? 163 हो गया इस वाले पिलर की हाइट। अब इसकी देख लीजिए कितना है ये? पहली बार में तो ये 6.5 चढ़ गया, और फिर 39 चांस में ये कितना चढ़ेगा? 2 घट रहा है ना, यानी 4.5। इसका देख लीजिए कितना आ रहा है, ये इससे तो ज़्यादा ही आएगा, क्योंकि ये आपने सॉरी इससे तो ज़्यादा ही आएगा। 7 प्लस आपने 39 इंटू 5 किया था, यहाँ 39 इंटू 4.5 है, हाँ ये इससे कम आ सकता है। देख लीजिए कितना आएगा, 39 इंटू 4.5 कर दीजिए, कितना आएगा आपका? 39 इंटू 4 कर दीजिए तो कितना आ जाता है आपका? 30, इधर भी 4 ही किया था ना, 39 इंटू, हाँ 39 इंटू 4 कर दीजिए, ये आपका आ जाएगा 156, और फिर हाफ और ऐड कर दीजिए, तो आ गया आपका 6.5 प्लस 156 प्लस 39 का आधा कितना होता है? 15 और 4 19.5। समझा कैसे किया मैंने? नहीं समझे? 4 को अलग कर लिया, 0.5 को अलग कर लिया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 156 आ गया, 0.5 से मल्टीप्लाई किया तो आधा करके 19.5 रख लिया। अब इसको ऐड कर लीजिए, आपका 7 हो जाएगा, और 19 26 और 156 कितना हो जाएगा? 182। तो इसकी आ गई 182, इसकी आ गई 163, इसकी आ गई 201, यानी सबसे छोटा कौन सा है? सेकंड वाला 163। तो सबसे छोटे पिलर की हाइट है B 163 सेंटीमीटर, ठीक है। इस तरीके से आप ये चढ़ने और गिरने वाला क्वेश्चंस करेंगे कि भाई इतना चढ़ा इतने गिर गए, चांसेस देखिए कितने हैं, ठीक है। पहली बार में पूरा लेना है, बाकी की चांसेस में वो शॉर्ट हाइट लेना है, ठीक है। अगला देखिए, 15 स्टूडेंट्स फेल्ड इन अ क्लास ऑफ 52। कह रहा है कि 52 स्टूडेंट्स की क्लास में 15 फेल हो गए, तो 15 है फेल्ड, टोटल कितने हैं? 52, ठीक है। क्या कह रहा है? आफ्टर रिमूविंग द नेम्स ऑफ फेल्ड स्टूडेंट्स अ मेरिट ऑर्डर लिस्ट हैज बीन प्रिपेयर्ड। फेल्ड स्टूडेंट्स को रिमूव कर दिया, मेरिट लिस्ट बनाई गई, तो मेरिट में टोटल कितने हो गए? फेल को रिमूव कर दीजिए, 52 में 15 को घटा दीजिए, बचेगा आपका 37, ठीक है। क्या कह रहा है? जो मेरिट लिस्ट बनी है, द पोजीशन ऑफ रमेश इज 22nd फ्रॉम द टॉप। टॉप से 22nd है रमेश की पोजीशन, 22nd में रमेश है, ठीक है, टॉप से। अब देखिए, जब भी कभी ऐसे क्वेश्चन आए तो भूलिए मत, ये 22nd है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये 22nd बीत चुके हैं और फिर ये नीचे आएगा, नहीं, 22nd है, यानी इसके ऊपर 21 स्टूडेंट्स हैं, 21 स्टूडेंट्स हैं, इसको मिला के हो गए 22, टोटल कितने हो गए? 22। कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में, हमेशा एक क्वेश्चन तो ऐसा मोस्टली दिखता है मुझे, चाहे एसएससी हो चाहे कुछ भी, ऐसे क्वेश्चन दिखते हैं, तो ध्यान दीजिए। इन विच द पोजीशन ऑफ रमेश इज 22nd फ्रॉम द टॉप, व्हाट इज हिज पोजीशन फ्रॉम द बॉटम। हमेशा एरो के माध्यम से बताइए कि क्या है, बॉटम से इसकी पोजीशन पूछ रहा है। इसको मिला के 22 हो गए ना, टोटल मेरिट में कितने? 37,
22 तो आपने ले लिए रमेश और उसके ऊपर वालों को मिला के, तो बचे कितने, 15 बच गए, यानी 15 इसके नीचे है। 15 नीचे है, इसका मतलब ये नहीं है कि बॉटम से उसकी पोजीशन 15th है, 15 तो इसके नीचे है और प्लस एक ये जो जिस पोजीशन पे वो ऐड होगा ना तो 16th हो जाएगी। तो बॉटम से जो रमेश की पोजीशन हो जाएगी 15 + 1 16th। ये नहीं बोल रहा है कि भाई कितने नीचे हैं उसके, बॉटम उसके नीचे कितने स्टूडेंट्स हैं। अगर ये पूछता कि फ्रॉम बॉटम हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर बिलो रमेश, ठीक है, तब आप 15 बताते, लेकिन पूछ रहा है रमेश किस नंबर पे है, नीचे से, तो नीचे से रमेश किस नंबर पे, 15 तो उसके नीचे आ गए और एक रमेश यानी 16वें नंबर पे, 16th नंबर पे है। तो आंसर इज सी 16th। ठीक है, 2017 का सी सेट का है, एनालिटिकल रीजनिंग है ये, आप लोग ध्यान से देखिएगा। ठीक है, आप लोगों के पास क्वेश्चन पेपर होगा, उसको मैच कराइए एंड अच्छे से देखिए ध्यान से। बाकी ये सारी चीजें हम डिटेल्ड पढ़ेंगे, क्वेश्चंस में पढ़ेंगे, आपके अच्छे से यूनिट में पढ़ेंगे, वो बाद में। ठीक है, अब आ गया रिलेशन वाला। ठीक है, अभी ये हमने किया, अब आ गया रिलेशन। देखते जाइए, अभी हम ये, मैं इसलिए क्वेश्चन भी करा रही हूँ जिसलिए आपको ये पता चले कि क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, जरूरी नहीं है कि हर बार सिलेबस में हर चीज आएगी। जैसे आई थिंक 2017 में आपका डाइस का क्वेश्चन नहीं आया है, लेकिन 16 या 18 में आया हुआ है। तो ऐसा होता है कि हर बार चेंज हो सकता है, या आया भी होगा डाइस का, हम बाद में देखेंगे। ठीक है, देखिए अभी रिलेशन का देखिए, a + b मीन्स a इज सन ऑफ b। a + b को क्या कह रहा है, a + b को कह रहा है कि a इज सन ऑफ b, a इज सन ऑफ b, a इज सन ऑफ बी। ध्यान दीजिएगा, यानी इस प्लस का मतलब हो गया कि ये वाला पहले वाला दूसरे वाले का बेटा है। ठीक है, ए इज सन ऑफ बी। अगला क्या कह रहा है, a - b मीन्स a इज वाइफ ऑफ b। a - b का मतलब है कि a इज वाइफ ऑफ b। इसका मतलब, इस माइनस का मतलब हो गया कि वाइफ ऑफ, पहला वाला दूसरे वाले की वाइफ है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है, व्हाट डज द एक्सप्रेशन p + r - q मीन। आप खुद ही बताइएगा, p + r - q। तो सबसे पहले तो p को देख लीजिए, तो ये हो गया प्लस साइन, तो जैसे a इज सन ऑफ b तो p इज सन ऑफ r। ठीक है, अब अगला क्या है, r इज वाइफ ऑफ q, तो P इज सन ऑफ R हु इज वाइफ ऑफ Q, यानी R एंड Q हस्बैंड वाइफ है। ये वाइफ हो गई, वाइफ ऑफ Q हो गया, तो ये हस्बैंड हो गया और ये सन हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये फादर है, ये मदर है और ये बेटा है। ठीक है, सन ऑफ वाइफ ऑफ हस्बैंड, वाइफ एंड हस्बैंड। ठीक है, समझ में आया। तो इसमें स्टेटमेंट क्या है आपके, Q इज सन ऑफ P, क्या दिया है, Q इज सन ऑफ P, नहीं, क्योंकि Q इज हस्बैंड ऑफ R। ठीक है, सन ऑफ P तो हो ही नहीं सकता, सन ऑफ का कहीं प्लस में दिया ही नहीं है। Q इज सन ऑफ P कैसे लिखा होता, Q + P लिखा होता। ठीक है, जो नहीं है वो छोड़िए। Q इज वाइफ ऑफ P, Q इज वाइफ ऑफ P, नो। अगला क्या है, Q इज द फादर ऑफ P, Q इज द फादर ऑफ P, R इज वाइफ ऑफ Q। जब ये हस्बैंड वाइफ हैं तो P अगर R का बेटा है तो Q का भी तो बेटा हो गया, तो यस, Q इज फादर ऑफ P। ठीक है, यहीं पे अगर Q इज मदर ऑफ P दिया होता तो दैट वुड हैव गॉन रॉन्ग, क्योंकि Q इज हस्बैंड, R इज वाइफ। ठीक है, पहली वाली वाइफ है, दूसरा हस्बैंड है, R इज वाइफ, दूसरा हस्बैंड है, तो हस्बैंड हमेशा फादर ही होगा, मदर नहीं होगा। ठीक है, समझ गए। चलिए अभी एक क्वेश्चन और करते हैं, काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ऐसे भी बहुत आता है। ग्रुपिंग वाला, ग्रुप वाला आपका जो मैंने आपको बताया था कि ग्रुप से रिलेटेड आपका जो नॉर्मली ऐसे क्वेश्चंस वेन डायग्राम से भी कर सकते हैं आप, ना इसमें भी होता है। ठीक है, तो देखिए, इन अ ग्रुप ऑफ 6 women देयर आर 4 टेनिस प्लेयर्स, 4 पोस्ट ग्रेजुएट्स इन सोशियोलॉजी, 1 पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स एंड 3 बैंक एम्प्लॉयज। तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए, उसके बाद आपको लॉन्ग लिस्ट ऑफ विमला, कमला एंड बैंक एम्प्लॉयज ये सब दिया है, तो ऐसे को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले फर्स्ट लाइन से उठाया जाता है, ग्रुप ऑफ 6 women, 6 औरतें हैं। तो सबसे पहले तो 1 2 3 4 5 6,
ठीक है, 6, 6 औरतों का आपने 6 बॉक्सेस बना लीजिए। 6 औरतें हैं ना, अब जो भी है इन्हीं यही लेडीज हैं, चाहे टेनिस प्लेयर हो, चाहे बैंक एम्प्लॉय हो, चाहे पोस्ट ग्रेजुएट हो। क्या कह रहा है कि देयर आर 4 टेनिस प्लेयर्स इन एंड 4 टेनिस प्लेयर्स। तो सबसे पहला क्या दिया, टेनिस प्लेयर्स, ठीक है, तो आप टीपी लिख दीजिए, टेनिस प्लेयर्स। अगला क्या कह रहा है, 4 पोस्ट ग्रेजुएट्स इन सोशियोलॉजी। तो अगला क्या है, पीजी इन सोशियोलॉजी। 1 पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, पीजी इन कॉमर्स, या कॉमर्स बस भी लिख सकते हो, चलेगा। एंड क्या कह रहे हैं, 3 बैंक एम्प्लॉयज, बैंक एम्प्लॉयज, ठीक है, बैंक एम्प्लॉयज को मैंने बीई से लिख दिया। अब देखिए ये 4 आपको डिग्रीज या उनकी जॉब दिया हुआ है और ये 6 औरतें दी हुई हैं। अब आपको क्या करना है, बस कुछ नहीं करना है, ऐसे क्वेश्चंस में हमेशा यही आपको करना है, यही मेथड, कभी गलत नहीं होगा। बस आपको टिक मार्क करते जाना है, सब लिखना है, टिक मार्क करते जाना है, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, विमला एंड कमला आर द बैंक एम्प्लॉयज, विमला एंड कमला आर द बैंक एम्प्लॉयज। तो पहला नाम क्या दिया है आपको, विमला, दूसरा नाम दिया है कमला, ठीक है, नाम अब लिखिए, आर द बैंक एम्प्लॉयज। तो विमला और कमला बैंक एम्प्लॉयज हैं, तो दोनों ही बैंक एम्प्लॉयज हैं, दोनों में टिक मार्क कर दीजिए। अगला क्या कह रहा है, वाइल अमला एंड कोमला आर अनएम्प्लॉयड, अमला कोमला, कोमला है कमला नहीं, हमेशा ध्यान रखिए, बस थोड़ा सा ट्विस्ट करके गलत कर देता है, ठीक है, तो आप लोग बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। कोमला है, कमला, कमला एक नहीं है, ये कमला है, ये कोमला है, ध्यान से। आर अनएम्प्लॉयड, ये अनएम्प्लॉयड है, अमला कोमला अनएम्प्लॉयड है, तो इसमें मैं यहाँ पे यू ही लिख देती हूँ, ठीक है, अनएम्प्लॉयड। क्या कह रहा है, कोमला एंड निर्मला आर अमंग द टेनिस प्लेयर्स, कोमला एंड निर्मला, तो कोमला तो हम पहले ले चुके हैं, यहाँ निर्मला ले लिया हमने। तो क्या कह रहा है कि कोमला भी टेनिस प्लेयर है, निर्मला भी टेनिस प्लेयर है, ठीक है, तो यहाँ मैंने इसको भी टिक मार्क कर दिया, ठीक है, कोमला भी टेनिस प्लेयर है, निर्मला भी टेनिस प्लेयर है। अमला, कमला, कोमला एंड निर्मला आर पोस्ट ग्रेजुएट्स इन सोशियोलॉजी। कौन कौन है, अमला, कमला, कोमला एंड निर्मला। अमला कहाँ है, ये पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशियोलॉजी। कमला कहाँ है, ये पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशियोलॉजी। अमला, कमला, कोमला एंड निर्मला, कोमला लिया, कोमला भी पोस्ट ग्रेजुएट है सोशियोलॉजी में, निर्मला भी पोस्ट ग्रेजुएट है सोशियोलॉजी में, ठीक है, तो हमने पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशियोलॉजी में जो जो है हमने टिक मार्क कर दिया। अगला क्या कह रहा है, ऑफ whom 2 आर बैंक एम्प्लॉयज, इन्हीं चारों में से 2 जो हैं वो बैंक एम्प्लॉयज हैं, या तो अमला है या निर्मला है, ठीक है, ये दोनों में से कोई बैंक एम्प्लॉयज हो गए। इफ श्यामला इज अ पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, श्यामला, अगला क्या हुई, श्यामला हो गई, पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स हो गई श्यामला, ठीक है। तो क्या कह रहा है, 4 टेनिस प्लेयर हैं, 4 तो आपको टेनिस प्लेयर अभी 2 बची हैं, ठीक है। क्या बोल रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज बोथ अ टेनिस प्लेयर एंड अ बैंक एम्प्लॉय, ठीक है। इफ श्यामला इज अ पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, श्यामला को केवल ये पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स बताया, तो कर दीजिए श्यामला को पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, ठीक है। अब एक बार इसको मैच करा लीजिए कि आपकी जो भी डिटेल्स हैं वो सही सही है कि नहीं। In a group of 6 women, there are 4 tennis players, 4 postgraduates in sociology and 1 postgraduate in commerce and 3 bank employees. 3 बैंक एम्प्लॉयज हैं आपको, तो श्यामला इज पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स, यहाँ पे आएगा, ये यहाँ नहीं आएगा, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट इन कॉमर्स है श्यामला, ठीक है। तो क्या कह रहा है, विमला एंड कमला आर द बैंक एम्प्लॉयज, विमला कमला को हमने बैंक एम्प्लॉयज में रख दिया, ठीक है। वाइल आमला कोमला आर अनएम्प्लॉयड, आमला कोमला को हमने अभी किसी चीज में नहीं रखा है, अनएम्प्लॉयड रखा है, आमला कोमला पे हमने कोई टिक नहीं, अनएम्प्लॉयड रखा है अभी, ठीक है, इसको कोई न बैंक एम्प्लॉयज में हमने नहीं रखा है, ठीक है। कोमला एंड निर्मला आर अमंग द टेनिस प्लेयर्स,
कोमला और निर्मला को हमने यहाँ टेनिस प्लेयर्स में रख दिया है, ठीक है। अगला क्या कह रहा है, इफ श्यामला आमला, कमला, कोमला एंड निर्मला आर पोस्ट ग्रेजुएट्स, तो हमने एक पोस्ट ग्रेजुएट में किसको किया, आमला, कमला, कोमला एंड निर्मला, ठीक है, कोमला एंड निर्मला, ये चारों को हमने पोस्ट ग्रेजुएट इन सोशियोलॉजी में रख दिया है। ऑफ whom टू आर बैंक एम्प्लॉयज, इनमें से 2 बैंक एम्प्लॉयज भी हैं, यानी इन चारों में से 2 बैंक एम्प्लॉयज हैं, ठीक है। तो या तो ये तो है ही है, ठीक है। अब या तो बैंक एम्प्लॉयज में क्या बचा, बैंक एम्प्लॉय कितने हैं टोटल, 3 है, एक हमें विमला मिल चुकी है, दूसरी कमला मिल चुकी है। अब इनमें से एक कौन सी है, या तो निर्मला हो जाएगी, और क्योंकि अभी निर्मला बची और ये इन चारों में से है, तो ये तो हमारी ऑलरेडी होगी। अब इन 3 में से कोई एक हमारी बैंक एम्प्लॉय है, तो आमला और कोमला को तो बोल दिया अनएम्प्लॉयड है, तो जो अनएम्प्लॉयड है वो बैंक एम्प्लॉय नहीं होगी, तो बची क्या, निर्मला, यानी निर्मला हमारी आपकी ये क्या हो गया कि बैंक एम्प्लॉय आ गई, निर्मला आ गई हमारी बैंक एम्प्लॉय, ठीक है। ये रुकिए 1 सेकेंड, तो हमने निर्मला को बैंक एम्प्लॉय में भी टिक मार्क यहाँ पे कर दिया, निर्मला हमारी बैंक एम्प्लॉय आ गई, ठीक है। तो क्या कह रहे हैं, हु अमंग द फॉलोइंग इज बोथ अ टेनिस प्लेयर एंड अ बैंक एम्प्लॉय, कौन सी टेनिस प्लेयर भी है बैंक एम्प्लॉय भी है, ये देखिए यहाँ टेनिस प्लेयर भी है बैंक एम्प्लॉय भी है, ठीक है। तो निर्मला इज बोथ टेनिस प्लेयर एज वेल एज बैंक एम्प्लॉय। तो ऐसे क्वेश्चंस को हमेशा आप क्या करिए, बस टेबल बनाइए, नाम लिखिए, जो जो जिसके बारे में दिया हो बस टिक मार्क करते जाइए, लास्ट में आपको पूरी चीजें क्लियर हो जाएंगी। यहाँ पे देखिए, जैसे अगर पूछ ले कि कौन है जो चारों ग्रुप में है, चारों हैं, सोशियोलॉजी में पीजी है, आपका कॉमर्स में पीजी है, और बैंक एम्प्लॉय भी है और टेनिस प्लेयर भी है, तो भी निर्मला आएगी। निर्मला आपकी TPN B दोनों है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन ऐसे सॉल्व होंगे, तो इसमें ऑप्शन आंसर होगा C, निर्मला। फिर है अ क्लॉक स्ट्राइक्स वंस एट 1 o'clock, ट्वाइस एट 2 o'clock एंड थ्राइस एट 3 o'clock। बहुत इजी क्वेश्चन है ये, तो हालांकि 6th-7th का क्वेश्चन है, बट और मोस्टली मेरे हिसाब से तो ये आपके मैथ्स के क्वांट पार्ट में होना चाहिए, बट ठीक है, इसमें देखते हैं, बिकॉज ये इतना इजी है कि इसको क्वांटिटी में नहीं रखा होगा, ठीक है। विल सी, कह रहा है क्लॉक स्ट्राइक्स वंस एट 1 o'clock, 1 o'clock पे ये वंस एक बार स्ट्राइक करता है, ट्वाइस एंड 2 o'clock, थ्राइस एट 3 o'clock एंड सो ऑन, मतलब जितने बजे उसको स्ट्राइक करना है उतनी बार वो स्ट्राइक करता है, ठीक है। इफ इट टेक्स 12 seconds टू स्ट्राइक एट 5 o'clock, अब ये कह रहा है कि 12 सेकेंड लेता है 5 o'clock पे स्ट्राइक करने के लिए, 5 o'clock पे स्ट्राइक करने के लिए। तो अभी मुझे ये बताइए, 12 सेकेंड लेता है 5 o'clock के स्ट्राइक करने के लिए, अब वो 1 बजे एक बार स्ट्राइक करता है, 2 o'clock पे 2 बार करता है, 3 o'clock पे 3 बार करता है, तो 5 o'clock पे कितनी बार करेगा, 5 बार। अब 5 बार स्ट्राइक करने के लिए लेता है कितने सेकेंड, 12 सेकेंड्स, 5 बार स्ट्राइक करने के लिए 12 सेकेंड्स लेता है, ठीक है। तो क्या कह रहा है, वॉट इज द टाइम टेकन बाई इट टू स्ट्राइक एट 10 o'clock, तो 10 o'clock पे स्ट्राइक करने के लिए कितना टाइम लगेगा, तो 5 o'clock पे स्ट्राइक करने के लिए 12 सेकेंड्स लेता है, क्यों, क्योंकि 5 o'clock पे 5 बार स्ट्राइक करेगा, तो 10 o'clock पे वो 10 बार स्ट्राइक करेगा ना, तो 10 स्ट्राइक करने के लिए बस कुछ नहीं करना, 12 × 2 कर दीजिए, 24 आ गया, ठीक है। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि एक बार 5 बार स्ट्राइक करने के लिए 12 सेकेंड लेता है, तो एक बार के लिए 12/5 सेकेंड्स लेगा, ठीक है। तो 10 बार के लिए स्ट्राइक करने के लिए 12/5 × 10 लेगा, यही आ जाएगा आपका, क्या हो जाएगा, 12/5 × 10। एक बार स्ट्राइक के लिए लेता है 12/5 सेकेंड, तो 10 बार स्ट्राइक के लिए कितना लेगा, 12/5 × 10 आ गया, 12 × 2 वही चीज मैंने लिखी थी, 24 सेकेंड्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया आपके कुछ क्वेश्चंस। अभी नेक्स्ट पार्ट में हम इसको पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक है। आपका एनालिटिकल रीजनिंग का 2017 का क्वेश्चन पेपर पूरा फिनिश कर देंगे सीसैट का। उसके बाद हम आपका स्टार्ट करेंगे सिटिंग अरेंजमेंट से, ठीक है। सिटिंग अरेंजमेंट, ब्लड रिलेशन, और अभी आपका परमुटेशन कॉम्बिनेशन बचा है आपका क्वांट में, वेन डायग्राम बचा है, काफ़ी कुछ बचा हुआ भी है अभी, और काफ़ी कुछ हमने कर भी दिया। अभी मैं आप लोगों के लिए हम मतलब एक वीडियो जो हमारा होगा, अभी तक जो हम पार्ट्स में पढ़ा रहे हैं, डिटेल्ड में पढ़ा रहे हैं,
अभी मैं आपके लिए सबके लिए फाइनल मतलब आपका एक वीडियो ही होगा या मैक्सिमम 2 वीडियो होंगे जिसमें हम केवल आपको फॉर्मूले शॉर्ट ट्रिक्स देंगे और क्वेश्चंस कराएंगे। हर ट्रिक से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन कराएंगे और आप उसको इजीली कर सकेंगे। एंड ये आप एक रिवीजन भी मान लीजिए, साथ में आपकी पूरी ट्रिक्स रहेंगी, कोई डिटेल नहीं रहेगा। डिटेल के लिए यू हैव टू वॉच द रिसेंट ओल्ड वीडियोस एंड जस्ट डोंट skip the video. Please do concentrate on your studies and take care of yourself. Do hit on the like icon if you like the video, if you are liking the videos. जो मुझे लगता है कि काफ़ी बच्चे हैं जो बहुत अच्छे से करते हैं और कैलेंडर पार्ट्स तो खासकर काफ़ी बच्चों ने बहुत ट्राई किया है एंड आई रियली लव्ड इट कि आप लोग इतने अच्छे से ट्राई कर रहे हो। एंड आपको जो भी प्रॉब्लम है मैं बता रही हूँ, ठीक है, आप मुझे बताइए कमेंट में। आई ऑलवेज ट्राई टू रिप्लाई एज सून एज पॉसिबल, चाहे वो रात को 1 बजे हो। इफ़ आई हैव सीन योर कमेंट्स आई डू ट्राई टू रिप्लाई इट एट दैट टाइम ओनली। तो प्लीज़ वॉच द वीडियो फुल and please share with your friends, and if you like don't forget to hit the bell icon so you can get updated, you can be updated on new videos, ठीक है। So thank you guys.